हेलो दोस्तों, स्वागत है केमिकल बॉन्डिंग का और एक लेक्चर में। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 6 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जो कि है अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंसी एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो लास्ट 5 लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में के बेसिक्स ही कवर करते जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर 5 में हम लोगों ने क्या किया है कि बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वगैरह एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो कोवैलेंट बॉन्ड का हम लोगों ने देखे कि कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस क्या होते थे, और कोवैलेंसी को लेके बहुत सारे बात किया और मैक्सिमम कोवैलेंसी और एक चार्ट देखा था, और साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइड एटम के बारे में भी बात किया था, और डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स का डिफरेंस पे भी बात किए थे। तो आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड। तो जिन लोगों को नहीं पता, आई एम नीलम मल्लिक, जस्ट अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। तो मैं चाहता हूँ कि जेई मेंस का सिलेबस, जो कि बहुत सारे लोग यूट्यूब में पढ़ाते भी है, बहुत सारे पेड है, बहुत सारे फ्री है। तो मैं चाहता हूँ कि जितना मुझे पता है, जितना मैंने आईआईटी के टाइम पे प्रिपरेशन किया था, और मेरा जितना नॉलेज है, मैं आईआईटी का जो लेक्चर्स या फिर जो कोर्स इन केस ऑफ केमिस्ट्री, अभी के लिए तो केमिस्ट्री से ही, तो केमिस्ट्री का मैं इधर यूट्यूब में ऑन फ्रीली इस प्लेटफॉर्म में पढ़ाना चाहता हूँ। दैट्स द मेन मोटिव, और कुछ नहीं है। तो जिन लोगों को सपोर्ट करना है मेरे चैनल को, जस्ट लाइक फॉलो एंड शेयर कर देना, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो इतना ही था, और बकवास ना करते स्टार्ट करते पढ़ाई। तो लेक्चर 6 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में कोवैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कोवैलेंसी बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कोवैलेंसी को लेके बहुत बात कर ली। तो मैं अगर पूछूं कि कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट bonds, number of covalent and coordinate bonds in a molecule, in a number of covalent and covalent and coordinate bonds in a central atom, in a central atom की जितना central atom में इतना हो सकता है। अब बाकी जब, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, इन अ सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम। ठीक है, इतना हम लोगों ने कोवैलेंसी का बेसिकली डिफरेंस देख लिए थे। और कोवैलेंसी में हम लोगों ने क्या देखा कि जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी प्रेजेंट, नंबर ऑफ व्हिच आर प्रेजेंट in the ground state or the excited state, or the excited state। ठीक है, स्टेट ऑफ एटम। ठीक है, अब हम लोगों ने कोवैलेंसी को लेके देख लिए थे, इतना तो बात कर ही लिए थे। अब इसके बाद जो कि बात करना है, देखो, सीधी बात है कि नंबर ऑफ, हम लोगों ने एक डिफरेंस भी पिछले लेक्चर में देख लिए थे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्साइटेड स्टेट एंड की जो वाला एक्साइटेड स्टेट की जो कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। अगर मैं लिखो कौन सा एक्साइटेड स्टेट, कौन सा एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम कोवैलेंसी में पार्टिसिपेट करेगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, number of in the similar spin state fashion, in the similar spin state fashion। इतना क्लियर है? इतना अगर तुम्हें क्लियर है, अब मुझे बताओ। और मैं थोड़ा सा जाता हूँ, अब कोवेलेंसी तो इतना सबको सब कुछ पता है। अब कोवेलेंसी के बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में जाऊँ, ऑक्सीडेशन स्टेट सबको पता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जो फंडा होता है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो लिविस ऑक्टेट रूल से आता है। मतलब ये इसका हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा सा रूल है, जिससे थोड़ा सा उतना लॉजिक नहीं है लिविस ऑक्टेट रूल में, वो बहुत जल्दी इनवैलिड हो जाता है, और उसको लेकर उतना लफड़ा करने की नेसेसिटी नहीं होता। जितना पढ़ना होता है उतना पढ़ा दूंगा, मतलब जितना जेई में आता है उतना ज्यादा, मतलब जो एनसीईआरटी में दिया होता है N1 N2 उसका वगैरह कोई मतलब काम ही नहीं होता, उसके बिना मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, मतलब इतना इजीली हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट छुपा है लुईस ऑक्टेट रूल से। ठीक है, एक छोटा सा रूल है लुईस ऑक्टेट रूल से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, अब लुईस ऑक्टेट रूल में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है a charge, the charge on a the charge on particular atom, the charge on particular
द चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल, द चार्ज ऑन पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम लोग जब ल्यूइस ऑक्टेट इन ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, इन ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो हम लोग जब एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं इन ल्यूइस ऑक्टेट रूल में, तो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर हमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो एक पर्टिकुलर सिंगल एटम के ऊपर जितना चार्ज आता है वही मेरा क्या होता है, वही मेरे पास फॉर्मल चार्ज हो जाता है। अब यही सीधा बात है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट का जब हम लोगों ने बात करे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है इट इज अ परमानेंट इट इज ए परमानेंट फॉर्मल चार्ज, इट इज द परमानेंट फॉर्मल चार्ज। ठीक है, इतना इसका डेफिनेशन है। अब इसका अगर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं बात करूं, इसका अगर मैं रेंज का बात करूं, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मेरे पास क्या रहेगा? ये कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ? n-n तक होता है। मतलब इसका तो बहुत अच्छे से तुम्हें पता है कि टू एन तक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक हो सकता है? ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम किस में जा सकता है? जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैक्सिमम बहुत 8 के लिए हो सकता है, मगर 8 से ऊपर जाता नहीं, तो n-8 टू n तक इसका रेंज होता है। ठीक है, और n इधर क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात करूं इसका एग्जांपल्स का, तो एग्जांपल फास्फोरस के लिए सुनो। फास्फोरस के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कितना है? फास्फोरस के लिए अगर मैं बात करूं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू मेरे पास है 3। अगर इसके पास सॉरी सॉरी इसका 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो तुम इधर बताओ कि उसके पास तो नंबर ऑफ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 5 माइनस 8 टू 5। मतलब मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा? सीधी बात मेरा आ जाएगा -3 to 5। ठीक है, इतना क्लियर है। और यही सिमिलर तुम्हारे पास क्या फास्फोरस के साथ साथ किसके साथ होगा? नाइट्रोजन के केस के लिए भी होगा। अगर मैं क्लोरीन का बात करूं, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सॉरी 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 मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बार बार बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जस्ट सॉरी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मेरे पास रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर बात करूँ 7-8 to 7 हो जाएगा। मतलब सीधी बात मेरे पास -1 to 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं सिंपली ऑक्सीजन के बात करूँ, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास सबको पता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 6 होता है। तो रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 6-8 to 6। मतलब तुम्हारे पास -2 to 6 तक हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये सिमिलर चीज ऑक्सीजन के साथ साथ तुम्हारे पास सल्फर का भी हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट तो प्लास्टिक्स पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बोला कि ये पॉसिबल इम्पॉसिबल का बात नहीं कर रहा हूँ, कि कितना होता है, कितना हो सकता है। अब वो एग्जिस्ट करेगा कि ना एग्जिस्ट करेगा वो अलग बात होता है। ठीक है, इतना अगर क्लियर हुआ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कोवैलेंसी का मेन मुद्दा तो मैंने पिछले क्लास में समझा दिया था कि कोवैलेंसी बेसिकली होता क्या है, एंड कोवैलेंसी का सब रिस्पेक्ट में जो भी कुछ डेटा वगैरह जो कि जानना था वो मैंने पढ़ा दिया था। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर जितना कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन से सबको पता होता है, तो जितना मुझे बोलना था उतना बोल दिया, इतने से काम चल जाएगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके मेरा कहना है कि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है। तो कोवैलेंसी एंड इधर लिख देता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में एक डिफरेंशिएशन लाइन खींच दो, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो मेरे पास जो कोवैलेंसी है, तो कोवैलेंसी का पहला पॉइंट में क्या क्या लिखूंगा? कोवैलेंसी अगर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं कोवैलेंसी का डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which are which are present in the ground state or the excited state of the atom, excited state
एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। और ये तुम्हारे पास अच्छे से पता है, जो मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। और कोवेलेंसी जो होता है, कोवेलेंसी तुम्हारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से +2 करके इंक्रीमेंट होता है, इतना याद है। इतना अगर याद है तो ये मेरे पास कोवेलेंसी का था। अगर कोवेलेंसी के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट में जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट में इट इज अ परमानेंट फॉर्मल चार्ज, इट इज द परमानेंट फॉर्मल चार्ज ऑफ ए मॉलिक्यूल, परमानेंट formal charge on the atom, it is the permanent formal charge on the particular atom। ये तुम्हारे पास पहला पहला डिफरेंस आ जाएगा। अगर सेकंड डिफरेंस में आओ, कि सेकंड डिफरेंस क्या होगा? सेकंड डिफरेंस तुम्हारे पास इट कैन बी, कोवेलेंसी क्या होगा? कोवेलेंसी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अभी तुम जब भी नंबर के बारे में बात कर रहे हो, कोवेलेंसी क्या हो सकता है? इट कांट बी नेगेटिव, इट कांट बी नेगेटिव और फ्रैक्शनल। इट कांट बी नेगेटिव फॉर फ्रैक्शनल, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब बात कर रहे हो, कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मगर ऑक्सीडेशन स्टेट के जब बारे में जब बात करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैन बी नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जब बात किए, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी नेगेटिव, ऑक्सीडेशन स्टेट can be negative and fractional too, negative and fractional too, and fractional टू। अगर तुम इसका एग्जांपल्स लेके बात करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के एग्जांपल्स लो ना। ऑक्सीडेशन स्टेट का नेगेटिव, ऑक्सीजन का OF2, मान लो OF2 ले लिया, तो ऑक्सीजन, मैंने ऐसा कंपाउंड लिया, H2O ले लो। H2O में क्या होगा बोलो? H2O में सिंपली ऑक्सीजन के ऊपर -2 आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो हम लोगों के पास वाटर है, तो वाटर के पास इजीली -2 अवेलेबल है। इधर ऑक्सीजन के ऊपर +2 आता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के ऊपर -1 है, तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो इजीली पॉसिबल है। एंड फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर आता है? I3-। तो अगर तुम ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ आयोडीन का बात करो, तो ईच आयोडीन का केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? -1/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल हो सकता है। और मगर इस केस में जब बात करोगे कि क्लोरीन, क्लोरीन का कोवेलेंसी क्या हो सकता है? क्लोरीन का कोवेलेंसी 1, 3, 5 और 7 है। ये कभी भी नेगेटिव फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। और 7 तुम्हारे पास जो है, 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन का ये मैक्सिमम कोवैलेंसी है, मैक्सिमम कोवैलेंसी। इतना क्लियर है? इतना अगर हो गया है, तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में चलते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? ये तुम्हारे पास कोवैलेंसी जो है, कोवैलेंसी का जो बेसिक डेफिनेशन में आए थे, कि इट इज द total number of covalent and coordinate bonds, total number of covalent and coordinate bonds। ये बेसिक फंडा है कि कितना तुम्हारे पास कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। और इधर में अगर बात करो, तो ये बेसिकली जो कोवेलेंसी होता है, कोवेलेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कोवेलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। कोवेलेंसी डिपेंड्स कोवेलेंसी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मगर याद रखना, जो तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऑक्सीडेशन स्टेट oxidation state does not depends on the number of bonds। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है, तो मुझे बताओ सिंपली कि अगर मैं बेसिक डिफरेंस में चलते हैं, ठीक है, एक एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तुम लो NH3 एंड NH4+। NH3 एंड NH4+ का अगर मैं बात करूँ, तो इधर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालते हैं हम लोग? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और NH3 का अगर मैं स्ट्रक्चर देखो, न्यूट्रल कंपाउंड है, तो टोटल चार्ज 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए नाइट्रोजन के लिए, अगर नाइट्रोजन का X मान लो, तो हाइड्रोजन का हमेशा +3 होगा, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या आएगा? -3। ठीक है। तो अगर तुम्हें नाइट्रोजन, एमोनिया में, ये तो सबको पता है, तो अगर एमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -3। और अगर मैं इसका कोवेलेंसी का बात करूँ, कोवेलेंसी कितना होगा नाइट्रोजन का एमोनिया का? 3 होगा। अगर ये सिंपली में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH4+ में आए हो, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ NH4+ भी -3 होगा। और अगर मैं इसका कोवेलेंसी में हूँ, तो कोवेलेंसी इसका 4 होगा। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी में यही डिफरेंस है। और कुछ एग्जांपल्स लेते लेते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो मैंने लिया सेकंड एग्जांपल BF3 एंड BF4- का। सेकंड एग्जांपल मान लो लिया BF3
एंड BF4 माइनस का एग्जांपल लिया, BF3 एंड BF4 माइनस का एग्जांपल में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, और बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 होगा, +3 होगा, दोनों केसेस में +3 होगा, क्योंकि बोरॉन से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मगर जब तुम्हें कोवैलेंसी के बारे में बात करोगे तो कोवैलेंसी ऑफ BF3 में 3 होगा, और इसके रिस्पेक्ट में 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, BF4 में तुम्हारे पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड पॉसिबल है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स, 3 कोवैलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये यही सेम चीज तुम्हारे पास पिछले केस में हुआ था, जब तुमने NH3 और NH4 प्लस में देखेंगे, तो NH3 NH4 प्लस में भी 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ये सब कुछ ना मैंने नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम में जैसे भी बात होगा, तुमको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग स्ट्रक्चर्स वगैरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना अगर क्लियर है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये तुम्हारे पास सेकंड एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 में बताओ, तुम लो VEF2 VEF3 VEF3 माइनस और VEF4 2 माइनस, इसके रेस्पेक्ट में बात करो तो इसके रेस्पेक्ट में VEF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसके सारे केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। मगर जब भी तुम इसके कोवैलेंसी को लेके बात करोगे, तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इस केस के लिए 3 हो जाएगा, इस केस के लिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये डिफरेंस होता है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हो तो XeO2F2, XeO3, XeO4, ठीक है। तो इस केस में हर एक केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट के अगर मैं बात करूँ तो ये +6 है, इधर भी +6 है, मगर ये +8 होगा। मगर कोवैलेंसी का जब मत करूंगा, कोवैलेंसी का, तो इसमें कोवैलेंसी कितना आएगा, 6 आएगा, इसमें भी क्या आएगा, 6 होगा, इसमें भी 8 आएगा। तो कभी भी ना कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम मान के मत चलो। ये एग्जांपल जो 4 लिया, इसमें कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, मगर दोनों का डिफरेंस होता है कि कोवैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत अंतर होता है, दोनों को सिमिलर सिमिलर मान के मत चलना कभी भी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। इतना अगर क्लियर हो गया, मैंने ना पिछले दिन कोवैलेंसी का कुछ कोवैलेंसी तो पढ़ा दिया था, तो कोवैलेंसी को लेके ना कुछ छोटे छोटे चीजें नहीं बोला था। मान लो मैंने एक छोटा सा चीज बोला कि मतलब जो तुम्हारे पास एक बेसिक क्वेश्चन टाइप का ले लो, क्वेश्चन फॉर्मेट में बात कर सकते हो कि NCl3 और NCl5 और NCl5 में कौन एग्जिस्ट करता है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता। NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है, ये तो मैंने जब बोला कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन का क्या है, 1s2 2s2 2p3 होता है। अब 1s2 2s2 1s2 से तो कोवैलेंसी, अब कोवैलेंसी नाइट्रोजन का कोवैलेंसी क्या होता है, इधर नाइट्रोजन का अगर कोवैलेंसी के बारे में बात करो, तो इधर मान लो नाइट्रोजन पहले 2s था और नाइट्रोजन 2p3 था, 1 2 3। अब देखो इधर सिंपली क्या होगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इधर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स ग्राउंड स्टेट कितना होगा, ग्राउंड स्टेट इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो इजीली ये तीन तीन क्या हो सकता है, इसका कोवैलेंसी हो जाएगा, इसका, और कोवैलेंसी का मतलब ही क्या है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब NCl3 तुम्हारे पास 3 क्लोरीन है, मतलब तुम्हारे पास 3 बॉन्ड फॉर्मेशन इजीली हो सकता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन, ये क्या है, ये विजिबल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास विजिबल है। अब ये सिमिलर चीज अगर तुम NCl5 में देखोगे, NCl5 में तुम्हें कितना दिख रहा है, कि अगर मैं तुम कोवैलेंसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे, तो कोवैलेंसी तुम्हारे पास दिख रहा है कि 5 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो कोवैलेंसी इसका 5 होगा। अगर नाइट्रोजन के बारे में बात करो कि इसका तो 2s है, इसका 2p है, इसका 2d तो कभी पॉसिबल नहीं होता, और 2p के बाद 3s 3p में जाना पॉसिबल नहीं है। तो नाइट्रोजन क्या होगा, नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है, नाइट्रोजन का ये 2s होता है, ये 2p होता है। नाइट्रोजन का यही तो तुम्हारा नाइट्रोजन का डायग्राम है ना। अब नाइट्रोजन का डायग्राम में मुझे ये बताओ कि इसका जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के केस में तुम्हारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितना दिख रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें इसमें 3 दिख रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 दिख रहा है, तो इसका कोवैलेंसी सीधा सीधा क्या होता है, इसका कोवैलेंसी भी 3 हो जाएगा, कोवैलेंसी पर 3 हो जाएगा। बट नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या होता है, नाइट्रोजन का ये पिछले क्लास में सिखाया था, बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ और कुछ नहीं। मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होगा, 4 होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है, इसका जो 2s ऑर्बिटल में जो जो लोन पेयर एग्जिस्ट करता है, या फिर जो बोल सकते हो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है बाद में आएंगे। इसका जो लोन पेयर होता है, इसका जो दो
इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा सकता है। बट मैक्सिमम कोवैलेंसी तो नाइट्रोजन का 4 ही हुआ, तो नाइट्रोजन इन 5 में तो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसके लिए NCl5 कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कशन कर ले, तुम पॉइंट से भी लिख सकते हो और दूसरे से भी लिख सकते हो। मान लो OF2, OF4 और OF6 के बारे में बात किया। मैंने अभी बोला ना कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस के लिए क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इस ऑक्सीडेशन स्टेट छोड़ो, ऑक्सीडेशन OF2 एग्जिस्ट करता है, OF2 एग्जिस्ट, बट OF4 OF6 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन का भी सिंपल सीधा मामला है कि OF2 तुम्हारे पास जो कंपाउंड है, OF2 में क्या होगा, ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p4 होता है। अब 2s2 2p4 का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये तुम्हारे पास 2s2 है और तुम्हारे पास 2p4 क्या होगा, 1 2 3 और 4। ये और ऑक्सीजन का ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं अगर पूछूं इसका, इसके रिस्पेक्ट में इसका कोवैलेंसी कितना होगा, इसका कोवैलेंसी कितना होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये कितना होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2 होता है। इतना क्लियर है? ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला। अब देखो सिंपली बात, ऑक्सीजन के पास भी 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन ऑल्सो डज नॉट हैव Oxygen also does not have any vacant orbital present, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है इसके पास, कोई, तो इसके पास अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो सीधा मामला क्या है कि इसका इट ऑक्सीजन कांट एक्सपेंड इट्स कोवैलेंसी। ऑक्सीजन भी अपना कोवैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन 3 होता है। ऑक्सीजन का 3 कितना होता है, याद रखना, ये जो तुम्हारे पास लोन पेयर दिख रहा है ये 2p में जा रहा है, तो 2p से तो डोनेशन फिर भी पॉसिबल है, 2p से डोनेशन पॉसिबल करके ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इसका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। मगर इसका जो 2s ऑर्बिटल है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर से डोनेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये लोन पेयर डोनेशन नहीं होता, डोनेशन नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये क्यों नहीं पॉसिबल होता, इसका रीजन हम लोग जानेंगे किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, 3 हो जाएगा। मगर इसमें देखो OF2 तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि OF2 में कोऑर्डिनेशन नंबर ये कितना दिख रहा है, 2। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कोवैलेंसी की तरह समझ सकते हो। तो इसमें कोवैलेंसी 4 है, इसका कोवैलेंसी 6 है, तो कोवैलेंसी 4 6 तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कोवैलेंसी चार्ज है इस मॉलिक्यूल के, मतलब ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि OF2 एग्जिस्ट करेगा, मगर OF4 OF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, लेते हैं एट, ठीक है। इतना क्लियर है? अगर मैं सिमिलर तरीके से बात करूं कि मेरे पास अगर HOF एग्जिस्ट करता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में लिख लो, क्वेश्चन 3। तो मैंने क्या बोला, HOF एग्जिस्ट करता है मगर HFO2 एग्जिस्ट नहीं करता, HFO3 एग्जिस्ट नहीं करता, HFO4 भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। देखो सिंपल तरीके से कि मेरे पास जो फ्लोरीन होता है, जब जब मेरे पास फ्लोरीन होता है, वो फ्लोरीन का कितने कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्लोरीन के केस में, इधर इस केस में ना फ्लोरीन होता है सेंट्रल एटम होता है। अब देखो सिमिलर केसेस में कि फ्लोरीन अपना कोवैलेंसी एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो इसका फ्लोरीन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आता है, तो फ्लोरीन बॉन्ड बना लेता है। तो अगर HOF2 HF3 तो ये एग्जिस्ट करता है मेरे पास, HFO2 और HFO2 डज नॉट एग्जिस्ट, ये तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ये तीनों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब
ये तुम्हारे पास एक बेसिक डेफिनेशन था जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवेलेंसी को लेके मैं बोल रहा था कि ये दोनों अंतर होता है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कैसे देखना होता है, और सेंट्रल एटम से लेके स्ट्रक्चर्स बनाना सीखेंगे कि लिविंग डॉट स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना ही नहीं है, कि नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लो, उससे इजी हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अगर तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना आता है ना, तुम्हें तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में कभी दिक्कत नहीं आएगा। अगर स्ट्रक्चर नहीं आया तो सब कुछ में दिक्कत ही दिक्कत होगा। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास जितना जितना जानना था कि कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके इतना क्लियर हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस लेक्चर पे स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एटम का जो लेक्चर होगा वो बहुत लंबा लेक्चर होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एटम जो तुम्हारे पास लेक्चर शायद 6 और लेक्चर 7 होगा, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे। हाँ, तो लेक्चर 7 में जो स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेंट्रल एटम होगा, उसमें हम लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास एक एक कंपाउंड में स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है। तो आज का लेक्चर होगा, ये इस लेक्चर जो लेक्चर 7 होगा वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर बेसिकली बनता क्या है। तो उससे पहले क्या तुम्हें काम करना है कि जो पिछले लेक्चर 6 लेक्चर मैंने पढ़ा है, इस 6 लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो। देखो, लेक्चर 1 से अगर मैं बात करूँ तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने एक बेसिक ग्राफ सीखे। मेरे पास जो ग्राफ था, वो जो मॉर्स पोटेंशियल का ग्राफ जैसे आता है, तो मॉर्स पोटेंशियल ग्राफ से जितना जितना बेसिक तरीके से होता है उतना बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया। बेसिकली एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन का क्या काम रहता है। मैंने सेकंड पोर्शन में आया, सेकंड पोजीशन में क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल एलिमेंट कंपाउंड लैटिस, इस सब में डिफरेंस क्या होता है। उससे ज्यादा एक्सप्लेन हम लोगों ने क्या देखा कि एक वाटर इज अ मॉलिक्यूल बट NaCl इज अ लैटिस होता है, और NaCl एक मॉलिक्यूल नहीं होता। और सिंपल टर्म्स में उसके बाद हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा कि हमें हमें केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना कैसे है। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स देखे, उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड्स देखे, और आयनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट कंपाउंड्स में जितना एग्जांपल्स, जितना डिफरेंस वगैरह हो सकता था कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो इतना कोवेलेंट कंपाउंड को इतना लेके पढ़े। तो लेक्चर 6 में और लास्ट लेक्चर में आते आते, लास्ट लेक्चर मतलब लेक्चर 6 में आते आते हम लोगों ने देखा कि कोवेलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो जो इसके बाद जो सेंट्रल एटम का लेक्चर होगा वो बहुत बढ़िया लेक्चर होगा। वो एक एक अच्छा लेक्चर है, जो कॉन्सेप्चुअल, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। बेसिकली एक कंपाउंड ड्रॉ करने के तरीका क्या होता है। तो ये सब तो चलता रहेगा। नोट्स खुद बनाओ, और मतलब जितना हो सके अपना नोट्स बना लो। मतलब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, उससे फायदा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना नोट्स खुद बना लो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जेई मतलब एक एक कॉन्सेप्ट ना ध्यान से सुन लो, और उसके ऊपर मतलब जो कॉन्सेप्ट तुम्हें लग रहा है कि इस पोजीशन पे लिख लेते हो। एक्स्ट्रा जो लाइन मुंह से बोल रहा हूँ, हर चीज तो मैं इधर लिख नहीं सकता। तो मैं जितना चीज बोल रहा हूँ उतना चीज ना तुम खुद से खुद लिखते जाओ, खुद से खुद कॉपी में लिखते जाओ, तो वो फायदा होगा। और डिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एक लेक्चर देखो तो दूसरा लेक्चर में जाने से पहले थोड़ा सा उस लेक्चर को रिवाइज कर लो। 5 मिनट लगेगा कि 10 मिनट लगेगा, इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो 5-10 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं उसको रिवाइज करने में। तो अगर 5 to 10 मिनट्स उसको दे रहे हो तो 5 to 10 मिनट्स दो, फिर उसके दूसरे लेक्चर में जाओ, फिर दूसरे लेक्चर में जाओ, ऐसे 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 जाते जाओ। ठीक है। तो और मैं एक काम करूंगा, कुछ दिन बाद ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे मैंने कराया था जेई मेंस के लिए, जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए कराया था। तो इस काल में मैं क्या करता हूँ कि 2025, 2024, 2023, 2022 ऐसे करके मैंने पूरा यार्ड वाइज डिवीजन कर देता हूँ। यार्ड वाइज डिवीजन करके मैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ साथ ये जो केमिकल बॉन्डिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, मान लो जो पहला एक लेक्चर आएगा जिसमें इसका जो थियोरिटिकल लेक्चर चलते जा रहा है, लेक्चर 1 2 3 4 करके ऐसा तो चलता ही जाएगा। उसके साथ साथ मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक सेट ऑफ लेक्चर्स आए जिसमें लेक्चर मतलब 2025 का जेई मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में केमिकल बॉन्डिंग से जितना उठ के आया था वो मैं करा दूंगा। मतलब चैप्टर वाइज जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब 2025 का जेई मेंस का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन तो हर जगह मिल जाएगा, मगर चैप्टर वाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब तुम ये चैप्टर अभी पढ़ रहे हो, अभी उसका जेई मेंस का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। ऐसे चलते जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो 2025 का कर लो, उसके बाद 2024 का करो, उसके बाद 2023, ऐसे चलता जाएगा। और एक एक लास्ट लेक्चर लास्ट ईयर में 2020, मतलब इसी ईयर में 2025 में तुम्हारे पास क्या हुआ, जी, केमिकल कोवेलेंट मतलब केमिकल बॉन्डिंग से टोटल 20 क्वेश्चंस आ गए थे। तो उतना वेटेज, तो मतलब हर एक शिफ्ट मिला के टोटल 20 क्वेश्चंस आए थे फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इसका वेटेज तो समझ सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग का वेटेज कितना होता है। तो उस हिसाब से थोड़ा इस चैप्टर को वेटेज देके पढ़ाई करना तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। तो इतना ही बोलना था। और खुद से ना मतलब खुद
को कभी धोखा मत देना। जब भी पढ़ना है तो सही से पढ़ना और सिमिलर तरीके से फिजिक्स और मैथ्स का भी थोड़ा-सा अच्छे से प्रिपरेशन करते जाओ। जेईई मेंस देखते-देखते आ जाएगा 2027 का जनवरी अटेम्प्ट। तो जितना हो सके अगर तुम्हारे पास प्रिपरेशन सही है ना तो 2027 का जनवरी अटेम्प्ट को एज़ ए फिजिबल लो कि जनवरी अटेम्प्ट में कितना स्कोर कर सकते हो। उस हिसाब से एप्रिल अटेम्प्ट का देखना। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अब नेक्स्ट दिन में मिलते हैं लेक्चर 7 में कि मेरे पास सिंगल सेंट्रल एटम और उसका स्ट्रक्चर्स कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। ओके बाय।